उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम लोग पिछले टर्न पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क के ऊपर बात किए थे, थर्मोआयनिक इमिशन क्या होता है इसके ऊपर बात किए थे। इसमें क्या कहा गया था कि भाई दो तरीके से या और भी तरीके हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन को आप इमिट करा सकते हैं इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ। उसमें से एक था थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन में क्या होता था कि हम टेम्परेचर देते थे और जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हो जाता था और उस टेम्परेचर की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो विद अ सर्टेन फोर्स वो जाके स्ट्राइक करते थे वर्कपीस पर, और बी इंटरमीडिएट पोजीशन में क्या होता था कि वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो आपका एज ए इंसुलेटर वर्क करती थी उनको उनके ऊपर स्ट्राइक करते थे, तो उससे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो ब्रेक हो जाती थी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में। ये फील्ड मिशन है। फील्ड मिशन में बेसिकली हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके हम लोग वही इलेक्ट्रॉन को इमिट कराते थे। ठीक है। सेकेंडरी मिशन प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली क्या था? प्लाज्मा आयनाइज फॉर्म ऑफ अ गैस को ही हम प्लाज्मा बोलते थे। ठीक है। फिर बात हो रही थी कैथोड ड्रॉप रीजन, एनोड ड्रॉप रीजन। कैथोड ड्रॉप रीजन बेसिकली क्या था? कैथोड ड्रॉप रीजन था कि मतलब कैथोड जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड जो रहता है उसको हम कैथोड बेसिकली बोलते हैं। तो उस पार्ट पर आप देखेंगे कि वहाँ पे इनिशियली कैथोड के पास में वोल्टेज, हाई वोल्टेज या शार्प वोल्टेज ड्रॉप देखने को आपको मिलता था। इसी हिसाब से एनोड ड्रॉप में भी के केस में भी आप देखते थे कि शार्प वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को मिलता है इन द एरिया ऑफ एनोड। और ये इसके पीछे जो कारण है वो था कारण कि कूलिंग इफेक्ट के कारण ऐसा होता था। ठीक है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ एनोड के कारण एनोड ड्रॉप होता था, कूलिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड के कारण कैथोड ड्रॉप होता था। इसी तरीके से कैथोड स्पॉट के ऊपर बात करते थे, जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता था वो कहलाता था आपका कैथोड स्पॉट। एनोड स्पॉट जहां इलेक्ट्रॉन जाके मर्ज होता था उसको हम लोग एनोड स्पॉट बोलते थे। ये फिगर इसमें दिखाया गया था। इस पर हम लोग आई थिंक कल डिस्कस कर चुके थे। ये देख रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट से आपका इसको कैथोड स्पॉट बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और ये जोन आपका कहला रहा है कैथोड ड्रॉप जोन, और ये जोन आपका कहला रहा है एनोड ड्रॉप जोन। ये कहला रहा है आपका एनोड स्पॉट कहला रहा है। यहाँ पे जाके मर्ज होता था आपका इलेक्ट्रॉन, और ये एनोड स्पॉट एनोड के पास में था, कैथोड स्पॉट कैथोड के पास में था। और साथ ही साथ कैथोड स्पॉट कैथोड ड्रॉप जोन जो है, यहाँ पे वोल्टेज रैपिड वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रैपिड वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये प्लाज्मा की पोजीशन है। ये देखिए ये बना हुआ है, ये प्लाज्मा वाला जोन है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यह है कि आयन फॉर्म ऑफ गैस को ही प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ आयन आपका इधर दिखा रहा है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड में दिखा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि कैथोड ड्रॉप में भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आपको प्लाज्मा जोन में भी हो रहा है और एनोड ड्रॉप में भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें हम लोग पिछले टर्म पे आई थिंक कर चुके थे। आर्क इनिशिएशन के ऊपर बात किए थे कि भाई कैसे आर्क इनिशिएट होगा। दो तरीके हैं, टच स्टार्ट, एक बार आप टच करेंगे, दूसरा तरीका है फील्ड स्टार्ट। टच स्टार्ट में आपको कांटेक्ट पहले बनाना है, टच कराना है, उसके बाद हटा लेना है। तो कांटेक्ट कराएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, उससे स्पार्क क्रिएट होगा और फिर वेल्डिंग करंट आपकी फ्लो होने लगेगी। ये सब बात हो चुकी थी। इसमें फिगर में आप देखिए ये सब चीज़ें था। पहले कांटेक्ट हमने क्रिएट किया, शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण से, उसके बाद ये फिर हमने गैप मेंटेन कर लिया। ठीक है। फील्ड स्टार्ट में कोई कांटेक्ट नहीं बनाया, केवल हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगा जिसके कारण से। ठीक है।
लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स। अब देख रहे थे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर हमने कहा कि भाई सर्टेन एलिमेंट्स का इस्तेमाल, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इस तरीके के एलिमेंट्स का इस्तेमाल इस पार्ट पे किया जाता है, इलेक्ट्रोड के को कोट करने के तरीके से किया जाता है। कोटिंग में ये मिलाया जाता है, ठीक है, कोटिंग विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट। यहाँ नहीं मिलाया गया है, तो अगर यहाँ नहीं मिलाया गया है तो आप देख रहे हैं कि लो डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्लाज्मा में, और यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आप कोटिंग कर रहे हैं लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स की, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है, ठीक है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करनी थी कि आर्क का वेरिएशन कैसे कैसे हो रहा है। वेल्डिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स शोज द वेरिएशन इन द आर्क वोल्टेज विद द वेल्डिंग करंट। इस तरीके से 3 जोन इसमें दिखाया गया था, ड्रॉपिंग जोन, फ्लैट और राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देख रहे हैं कि शुरुआत में आपको दिखा रहा है ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लैट है, फिर राइजिंग है, ठीक है, आर्क वोल्टेज और आर्क करंट के बीच का एक ग्राफ दिखाया गया है। फिर टेम्परेचर इन आर्क के ऊपर बात, हाँ यहाँ से हमको बेसिकली बात करनी थी, वो एक रिवीजन टाइप की चीज थी। तो टेम्परेचर ऑफ आर्क, तो टेम्परेचर ऑफ आर्क में हमें ये देखना है कि भाई जो जोन डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं, आप देखिए कि अलग अलग, देखिए हॉटेस्ट पार्ट यहाँ पे दिखाया गया 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे सेंटर में आप ये दिखाया गया है, ये हॉटेस्ट पार्ट है। अलग अलग जैसे जैसे आउटर स्पेस पे जाते हैं आप, टेम्परेचर घटता जाता है, अंदर जाते हैं आप टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देख रहे हैं, ये वर्क पीस है आपका और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। टिपिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्क। टेम्परेचर of the arc. In addition to the arc voltage and arc current parameters governing the power of arc, thermal properties जैसे कि thermal conductivity of shielding gases present in the arc zone predominantly affect the temperature and its distribution in its arc region, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज इफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेस, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा है कब? जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तब, ठीक है। दिस इंक्रीज इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर सम ऑफ द गैसेस सच एज हीलियम। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बेस मेटल शील्डिंग गैस गवर्न टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द आर्क रीजन। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ रही है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं अलग अलग जोन में टेम्परेचर कैसे शो किया गया है, कहाँ कहाँ टेम्परेचर किस तरीके से गवर्न हो रहा है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोलरिटी। अब इलेक्ट्रोड की पोलरिटी का भी अपना एक इफेक्ट होता है। जैसे डीसी वेल्डिंग के केस में तो 2 तरीके की पोलरिटी की ऊपर बात की जाती है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्कपीस को एक बार पॉजिटिव भी कर सकते हैं और वर्कपीस को आप निगेटिव भी कर सकते हैं। तो डीसी में ये ऑप्शन है कि भाई आप स्ट्रेट पोलरिटी भी रख सकते हैं और रिवर्स पोलरिटी भी रख सकते हैं। लेकिन जो एसी वेल्डिंग है, डीसी में ऐसा ऑप्शन है, लेकिन एसी वेल्डिंग में हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी रहता है और हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी रहता है। तो इन केस ऑफ डीसी वेल्डिंग पोलरिटी डिपेंड्स ऑन द वे electrode is connected to the power source, whether electrode is connected to the positive or negative terminal of the power source। हो सकता है या आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से भी जोड़ सकते हैं या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। इफ इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल
of the power source, then it's called direct current electrode negative. अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं स्ट्रेट पोलरिटी. If the electrode is connected to the positive terminal, then the power source is called direct current electrode positive, या इसी को बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी. तो इस पोलरिटी को हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि भाई वर्कपीस की थिकनेस कैसी है, कितना वेल डिपोजिशन रेट हमको चाहिए, कितना पेनिट्रेशन चाहिए, आर्क की स्टेबिलिटी कैसी चाहिए, उसके हिसाब से हम पोलरिटी को सिलेक्ट करते हैं. Polarity in case of AC welding does not remains constant as it changes in every half cycle of the current. वही हमने जो कहा कि भाई हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी रहता है और बाकी हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी रहता है आपका AC वेल्डिंग के केस में. ठीक है. फिर हीट जनरेशन. इन जनरल मोर हीट इज जनरेटेड एट द एनोड देन कैथोड. होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ आता है, और रास्ते में अगर वो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, अगर उसको आयन में उसने कन्वर्ट किया तो जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाने लगता है. अब चूंकि जो पॉजिटिव आयन है जो कैथोड की तरफ से जाने लगता है वो हैवियर होता है, तो वो वहां तक बड़ी देर में पहुंचता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रोड से वर्कपीस के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है वो लाइट वेट का होता है, और मतलब यह कह सकते हैं निगेटिव कैथोड से एनोड की तरफ जब आता है तो वो लाइट वेट का होता है, और वो स्ट्राइक जब करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए हीट जनरेशन जो होता है तब ज़्यादा आपको मिलता है एनोड पर. ठीक है. उसमें यही लिखा है इन जनरल मोर हीट इज जनरेटेड एट एनोड देन कैथोड. इसके पीछे रीजन यही है. ऑफ द टोटल डीसी वेल्डिंग आर्क हीट अबाउट 2/3 ऑफ द हीट इज जनरेटेड एट एनोड एंड 1/3 ऑफ एट कैथोड. हाँ ठीक है. कैथोड पर 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होता है और 2/3 ऑफ द टोटल हीट आपका एनोड पर जनरेट होता है. क्यों ऐसा होता है उसके पीछे रीजन यही है. The differential heat generation at anode and cathode is due to the fact that impact of high velocity electrons with anode generates more heat than that of ions with cathode, as electrons possess higher kinetic energy than the ions. वही बात हमने बात कही. नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका ion being heavier than electrons do not accelerated much, so move at low velocity in arc region. ठीक है. Therefore, direct current electrode negative polarity is commonly used for non-conservative. हाँ ठीक है. अब इलेक्ट्रोड को निगेटिव हम तब बनाते हैं जब हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी खत्म ना हो. नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जब यूज करना होता तब. क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कि वहाँ हीट कम जनरेट हो. Therefore, direct current electrode negative polarity is commonly used with non-consumable electrodes welding so as to reduce the thermal degradation of the electrode. हम ये नहीं चाहते कि वो आसानी से डिग्रेड करे, खत्म हो. Moreover, direct current electrode positive, हम तब चाहते हैं पोलरिटी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलरिटी जब हमें वो उसको पिघलाना होता है, हम चाहते हैं वो मेल्ट करे. Moreover, direct current electrode positive polarity facilitates higher melting rate, deposition rate in case of consumable electrodes welding process such as submerged welding and metal inert gas welding. उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा किया जाता है कि आप चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोड पिघले, तो इसलिए ऐसा होता है. कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स. क्या कंपैरिजन है?
पैरामीटर्स एसी और डीसी। आर्क की स्टेबिलिटी एसी में पुअर होती है, डीसी में अच्छी होती है। क्यों एसी में पुअर होती है? हाफ ऑफ द साइकिल वो स्ट्रेट रहता है, हाफ ऑफ द साइकिल वो रिवर्स रहता है। ठीक है, तो स्टेबल आर्क नहीं उतना होता है एसी वेल्डिंग, डीसी मोर स्टेबल होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्क हीट एसी में यूनिफॉर्म होता है क्योंकि हाफ द साइकिल स्ट्रेट हाफ द साइकिल रिवर्स, इसलिए ऐसा होता है। डीसी में क्या? प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम जितना जैसा चाहते हैं कि हीट आपका वर्कपीस के ऊपर ज़्यादा हीट जनरेट हो तो हम ऐसा कर ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ज़्यादा हीट जनरेट हो तो भी हम ऐसा कर ले जाते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, पोलरिटी चेंज कर देते हैं, उसके हिसाब से हो जाता है। एफिशिएंसी एसी वेल्डिंग की हाई होती है और डीसी वेल्डिंग की कम होती है, लो होती है। पावर फैक्टर एसी का लो होता है, डीसी का हाई होता है। क्लीनिंग एक्शन एसी वेल्डिंग का गुड होता है, डीसी का पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेंटेनेंस लेस होता है एसी वेल्डिंग का, डीसी का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। कॉस्ट एसी वेल्डिंग का लेस होता है, डीसी का मोर होता है। आर्क एफिशिएंसी arc welding basically involves melting of a fairing surface of the base metal using the heat generated by the arc under a given set of welding condition, that is welding current, arc voltage। तो आर्क वेल्डिंग में बेसिकली क्या होता है? हम मेल्ट करते हैं और उसके बाद बेस मेटल को हम हीट अप करते हैं और उसको जोड़ देते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। However, only a part of heat generate। अच्छा, इसमें पूरा ऐसा नहीं कि पूरा जितना हीट जनरेट हुआ वो जाके वर्कपीस के ऊपर अंदर जाके वो अपना काम कर दिया 100%, ऐसा नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट डिसिपिएट हो जाता है। कुछ पार्ट हीट और पोलरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ पार्ट ऑफ हीट तो वो वर्कपीस के अंदर जाता है। However, only a part of heat generated by the arc is used for melting purpose to produce weld joint, and remaining is lost in various ways, namely through a conduction of base metal by convection radiation to surrounding। conduction convection और रेडिएशन के कारण बाकी हीट लॉस हो जा रही है। The heat generation of on the workpiece side depends on the polarity। पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई स्ट्रेट पोलरिटी या रिवर्स पोलरिटी है। इन केस ऑफ डीसी वेल्डिंग while it is equally distributed in workpiece and electrode side in case of AC welding। AC welding केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन डीसी में हम डिफाइन करते हैं कहाँ हीट हमको ज़्यादा चाहिए। ठीक, आर्क in case of direct current electrode negative polarity, electrode negative polarity, high heat concentration, high heat generation at workpiece facilitates melting of the base metal to develop the weld joint of thick plate। मतलब थिक प्लेट की वेल्डिंग आपको करनी होगी तो आप चाहेंगे कि जो वर्कपीस है उस पर हीट ज़्यादा जनरेट हो, तो आप डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलरिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिखाया गया। इलेक्ट्रोड आपका है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। 55% हीट यहाँ पे आया और पीस के अंदर 45% यूज हुआ, 10% ये भी चला गया यहाँ से। हीट का 30% इलेक्ट्रोड के अंदर चला गया, तो 15% इसका एटमॉस्फेयर में चला गया। तो देख रहे हैं लगभग आधा से ही इसका इस्तेमाल, 45% ही इस्तेमाल वेल्डिंग के लिए हो रहा है, बाकी वेस्ट चला जा रहा है। तो हीट जो जिसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए था उतना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इस इफिशियंसी इसी में आएगा ना कि भाई वो एफिशिएंट उतना इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इस फिगर में दिखाया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम द वेल्डिंग आर्क
इनडायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलरिटी केस में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके।